हेलो दोस्तों, नमस्तभ्यम, नमस्कारम, अपार अभिनंदन आप सौ का। मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, वर्ण विचार को फाइनली हम पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे शब्द विचार को लेकर के, जहां से प्रश्न तो उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है लेकिन है बहुत जरूरी चीज। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को एकदम बेहतरीन और जबरदस्त अंदाज में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग में लगा लेना है शब्द विचार, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, पूरे डिटेलिंग में बात करेंगे शब्द विचार के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, वर्ण विचार में मैंने आपको क्या बताया था कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है यानी कि न्यूनतम इकाई, उसको कहते हैं हम लोग वर्ण। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, वर्णों का जो समूह होता है वहां पर हम आपको बताए थे वर्णमाला, और विभिन्न प्रकार के वर्णमाला आपस में मिलकर के तब जाकर के शब्द का निर्माण करता है। यानी मेरे प्यारे साथियों, वर्णों या ध्वनियों के जो सार्थक मेल होते हैं उसको कहते हैं शब्द। सार्थक मेल होना चाहिए, निरर्थक मेल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द को हम कोई भी वर्ण को आपस में मिला देंगे और कुछ भी अर्थ निकाल देंगे, तो वहां पर उस चीज को जो है हम शब्द नहीं कह सकते हैं। शब्द उन चीज को कहेंगे जहां पर दो या दो से अधिक वर्णों को मिला करके एक सार्थक अर्थ निकले, तब उसको कहेंगे हम वर्ण। तो हम यहाँ पर इसका डेफिनेशन अगर कहें तो कह सकते हैं कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को ही हम लोग कहते हैं शब्द। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से हम लिखेंगे वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, ध्वनियों वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, कैसा मेल होना चाहिए? तो सार्थक मेल होना चाहिए। सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। यहाँ पर बोले हल्ला गुल्ला नहीं करने के लिए, तो समझ में नहीं आता है। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से अगर आप मिडिल स्कूल से जब हाई स्कूल में जाते हैं तो वहां पर विद्यार्थियों को क्या किया जाता है? अलग अलग आधार पर बांट दिया जाता है। किसी को खंड ए में, तो खंड बी में, खंड सी में। लड़का को अलग खंड में रख दिया जाता है, लड़की को अलग खंड में रख दिया जाता है। उसी प्रकार से पढ़ने में लिखने में सुविधा हो, इसके लिए शब्द को भी अलग अलग आधारों पर जो है बांट दिया गया है। अलग अलग आधार पर जो है उसको बांट दिया गया है। सबसे पहले इसका उदाहरण कुछ समझ लीजिए। जैसे में समझ लीजिए कि क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अ लिख दिए, एगो वर्ण है, यहाँ पर म लिख दिए और एगो वर्ण यहाँ पर हम न लिख दिए। सबको हम यहाँ पर मिलाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ये अमन। क्या बन गया मेरे प्यारे साथियों? तो ये बन गया यहाँ पर अमन। तो अमन एक प्रकार का शब्द हो गया जो सार्थक शब्द है। हम जानते हैं किसी व्यक्ति का नाम होगा अमन। अब देखिए, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। यानी कि किसी भी वर्ण को मिलाकर के हम सार्थक अर्थ निकाल दे तब उसको कहेंगे वर्ण। जैसे एक और एग्जांपल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए यहाँ पर क है, यहाँ पर है म और साथ में लिखा है लास्ट में यहाँ पर ल। सबको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कमल। हम लोग भली भांति जानते हैं कमल किसी फूल का नाम है। कमल किसी फूल का नाम है, तो यह भी एक प्रकार का सार्थक शब्द हो गया। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को ही क्या कहेंगे? शब्द। और शब्द को अलग अलग आधार पर बांट दिया गया है। क्यों बांटा गया अलग अलग आधार पर? क्योंकि अध्ययन में सुविधा हो, पढ़ने लिखने में सुविधा हो। तो अब आपको समझना है कि शब्द को जो है यहाँ पर समझना है कि शब्द को विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। शब्द को विभिन्न आधार पर बांटा गया है। शब्द को विभिन्न आधार पर जो है बांटा गया है। आपको समझना है कि शब्द को जो है विभिन्न आधार पर बांटा गया है। कौन कौन सा ऐसा आधार है जिसमें जो है शब्द को बांट दिया गया है? सबसे पहला आधार है मेरे प्यारे साथियों, अर्थ के आधार पर बांटा गया है। उसके बाद आपको समझना है मेरे प्यारे साथियों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को बांटा गया है। उत्पत्ति के बाद तीसरा समझना है आपको, बनावट या रचना की दृष्टि से, यानी कि रचना के आधार पर शब्द को बांटा गया है। चौथा सबसे लास्ट में बांटा गया है रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर भी शब्द को बांट दिया गया है। तो अर्थ के आधार पर बांटा गया है सबसे पहले, उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से, रचना के दृष्टि से बांटा गया है उसको, और रूपांतरण के आधार पर भी जो है शब्द को बांटा गया है। अब किस आधार पर कितने प्रकार का होता है शब्द, ये बात आपको समझना है मेरे दोस्तों। यहां पर सबसे पहले आपको समझना है कि अर्थ के आधार पर जो है, अगर हम अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार के बारे में समझे, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं।
तो मेरे दोस्तों यहाँ पर अर्थ के आधार पर शब्द जो है आपको समझ करके रखना है कि अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, तो अर्थ के आधार पर शब्द जो है यहाँ पर वह दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के जो है यहाँ पर होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। सबसे पहला जो होता है मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर होता है सार्थक शब्द। पहला होता है यहाँ पर सार्थक शब्द और दूसरा होता है यहाँ पर निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द ध्यानपूर्वक समझिए, इतना ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा नहीं जाता है। इसके बाद जब हम संज्ञा शुरू करेंगे वहां से भर भर के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द जो है हमेशा सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं निकलना चाहिए। शब्द को विभिन्न आधारों पर बांटा गया है, यानी कि अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। जब आप मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में जाते हैं तो आपको चाहे उसको यानी कि अटेंडेंस पूरा करने में सुविधा हो टीचर सबको, शिक्षक सबको, इसीलिए जो है आपको अलग अलग आधार पर बांट दिया जाता है। उसी तरह से शब्द को पढ़ने में लिखने में सुविधा हो, इसके लिए भी इसको अलग अलग आधार पर बांट दिया गया। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। सबसे पहले समझिए कि अर्थ के आधार पर जो है शब्द दो प्रकार का होता है। अब क्या होता है दो प्रकार का, तो सबसे पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। लग ले हाथ यहाँ पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द को भी समझ लिया जाए, ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर सार्थक शब्द क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। परीक्षा में आपको कभी भी जो है डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा उदाहरण पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सार्थक शब्द है, निम्नलिखित में कौन निरर्थक शब्द है। इसीलिए हम इसका डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे। यहाँ पर डिफिनेशन इसका होगा क्या, तो हम बोल करके बता देते हैं आपको। वैसा शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसको सार्थक शब्द कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों जैसे में क्या हो सकता है, यहाँ पर हम न लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लॉ। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या, जब न और ल को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो गया नल। हम लोग भली भांति जानती है कि नल का कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकलता है कि पानी पीने वाला कोई चीज होता है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अगर हम म लिखते हैं और साथ में यहाँ पर ग लिखते हैं तो इसका जो अर्थ निकलेगा यहाँ पर बन जाएगा ये मग। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि मग जो होता है वो भी पानी पीने वाला जो है कोई चीज होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहीं पर सार्थक शब्द में हम यहाँ पर लिख दिए क और यहाँ पर लिख दिए म और यहाँ पर लिख दिए ल, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कमल बन जाएगा। हम लोग भली भांति जानते हैं कि कमल किसी फूल का नाम है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कमल। तो ये भी कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ लेकर के आता है जब विभिन्न वर्णों को हम मिला करके कोई शब्द बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बना दिए वो और शब्द, यानी कि विद्या को जोड़ दिए और साथ में जो है यहाँ पर आले को जोड़ दिए, तो बनेगा यहाँ पर नया शब्द जो बनेगा यहाँ पर हो जाएगा विद्यालय। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यालय। तो भली भांति जानते हैं कि विद्या का अर्थ होता है, ध्यान दो इधर, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, आले का अर्थ होता है घर, यानी कि विद्या का घर ही क्या कहलाता है, विद्यालय। तो यहाँ पर भी हम काफी शानदार तरीका से शब्द को जो है हम यहाँ पर निकाल चुके हैं और विभिन्न प्रकार के सार्थक शब्द को मिलाकर के ही सार्थक शब्द बनता है, निरर्थक नहीं। अब देखिए निरर्थक शब्द किसको कहेंगे, अब इसी को हम डायरेक्ट विपरीत कर देते हैं, यानी उल्टा। ल को पहले लिख देंगे और बाद में हम यहाँ पर लिख देंगे न को। अब देखिए यहाँ पर बन गया लन, लन बन गया। अब लन का कुछ अर्थ नहीं निकलता है तो इसको हम शब्द के अंतर्गत कभी भी नहीं रखेंगे, ये निरर्थक शब्द हो गया। दूसरा बात यहाँ पर आपको समझना है, जैसे यहाँ पर हम रख दिए ग और यहाँ पर जोड़ दिए म। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका निकल जाता है, कुछ कुछ शब्द का निकल भी जाता है। यहाँ पर गम हो गया, गम यानी किसी के गम में मर मिटने का संभावना रह जाता है, तो अभी यहाँ पर गम उतना ज्यादा अर्थ निकलता नहीं, यानी उल्टा देंगे यहाँ पर सार्थक शब्द को उलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा निरर्थक शब्द। और निरर्थक का कुछ ना अर्थ निकलता हो उसको क्या कहेंगे, निरर्थक। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हम पहले आले लिख देंगे उसके बाद विद्या लिख देंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि पहले हम आले लिख दिए उसके बाद यहाँ पर हम विद्या लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर बन जाएगा ये आले विद्या, क्या बन जाएगा, आले, आले विद्या बन जाएगा। तो इसका कुछ अर्थ निकलता ही नहीं है। इसका जब कुछ अर्थ नहीं निकले तो इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, तो निरर्थक शब्द के अंतर्गत रखेंगे। तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द आप भली भांति जान गए होंगे। मेरे प्यारे साथियों अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। दिल और दिमाग के खोपड़ी में हमेशा के लिए ट्रांसफर आपको कर लेना है और हमेशा के लिए समझ लेना है, रट लेना है, जो भी कीजिए आपका मर्जी। अब मेरे प्यारे साथियों दूसरा बात आपको समझना है, दूसरा यहाँ पर उत्पत्ति के दृष्टि से, यानी उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द जो है वहां पर चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तो चार प्रकार का जो है उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द होता है।
अब आपको समझना है उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द मेरे प्यारे साथियों, शब्द चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के क्या होते हैं? तो होते हैं, तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द मेरे दोस्त चार प्रकार के होते हैं। अब क्या क्या होता है ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए क्लास में पूरा फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो है आप देखिए। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो समझ लीजिए हम यहाँ पर लाठी भी रखे हुए हैं। ये एकदम भैंस को मारने वाला लाठी है, क्या पता कि आप लोग के ऊपर उठ जाए। इसीलिए ध्यान पूर्वक पूरे एकाग्रता के साथ जो है क्लास पर ध्यान दीजिए। इधर उधर आपको ध्यान नहीं भटकाना है, क्लास पर ध्यान देना है। सब कुछ लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, ध्यान पूर्वक पूरे फोकस के साथ समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द मेरे प्यारे साथियों चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपको समझना है, सबसे पहला प्रकार जो होता है उसको कहते हैं हम लोग तत्सम। पहला होता है यहाँ पर तत्सम। दूसरा मेरे दोस्त यहाँ पर होता है तद्भव। दूसरा क्या होता है? तो तद्भव होता है। और तीसरा आपको समझना है देशज। तीसरा होता है यहाँ पर देशज। और उसके बाद चौथा होता है यहाँ पर विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, चार प्रकार का होता है उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द मेरे दोस्त। क्या क्या होता है आपको समझना है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मेरे साथ बोलिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द जो है वह चार प्रकार के होते हैं। परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको डायरेक्ट मार देना है कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द जो होता है वह चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो चार प्रकार का। अब समझते हैं एकदम बारीकी से कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है और विदेशज क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले आपको समझना है तत्सम के बारे में। देखिए परीक्षा में तत्सम के बारे में आपको काफी बार पूछा गया है। तत्सम शब्द क्या होता है ये ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ तत्सम शब्द के बारे में आपको एकदम ध्यानपूर्वक समझ लेना है, तत्सम क्या होता है। तत्सम यहाँ पर नहीं, हम नीचे में बता रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह बचा हुआ है। एक ही स्लाइड में हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक चीज हम आपको समझा दें, क्योंकि परीक्षा में डिफिनेशन कभी भी नहीं पूछा जाता है, आपको बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। तो समझिए यहाँ पर तत्सम क्या होता है। तत्सम किसको कहेंगे? हिंदी में जो संस्कृत का मूल मूल शब्द होता है उसको कहते हैं तत्सम मेरे दोस्त। हिंदी में संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो तत्सम कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं, बात बात में कहीं पर आठ के जगह पर अष्ट आ जाता है। हम लोग जैसे हिंदी का रीडिंग लगाते रहते हैं, आग के जगह पर अग्नि आ जाता है। तो हिंदी में संस्कृत का जो मूल मूल शब्द हम लोग पढ़ने लिखने में इस्तेमाल कर लेते हैं और वहां पर पढ़ देते हैं, उसको कहेंगे हम वहां पर क्या कहेंगे? तो तत्सम शब्द। यानी हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहेंगे? तो तत्सम। आपको समझना है हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को, हिंदी में संस्कृत, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत का जो मूल शब्द होता है उसको क्या कहते हैं? तो तत्सम कहते हैं। अब उदाहरण में अगर हम आपको बताने का प्रयास करें कि तत्सम होता क्या है, तो ध्यानपूर्वक समझिए कि तत्सम कहते किसको है। जैसे मेरे दोस्त अगर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हिंदी, पढ़ते पढ़ते आग की जगह पर कहीं पर आ गया अग्नि, यह हो गया तत्सम शब्द। आठ की जगह पर कहीं पर आ गया अष्ट, यह हो गया तत्सम शब्द। पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान दो इधर मेरे दोस्त। अगर मान लीजिए हिंदी का रीडिंग लगा रहे हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं वहां पर कपूर पढ़ रहे हैं और पढ़ने की जगह पर कहीं पर भी कर्पूर आ जाए, तब वहां पर वो हो जाएगा कर्पूर। कहीं पर भी आ जाए तब उसको कहेंगे हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो तत्सम कहेंगे। इत्यादि आदि इसी प्रकार से जो है अनेक प्रकार के शब्द आ सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? तो तत्सम कहेंगे। ये विभिन्न प्रकार की चीज जो है यहाँ पर आ सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे मेरे दोस्त? तो यहाँ पर तत्सम। यानी हिंदी में संस्कृत का जो मूल मूल शब्द होता है उसको क्या कहना है? तो तत्सम। दूसरा भी समझिए मेरे दोस्त, दूसरा होता है यहाँ पर तद्भव। दूसरा क्या होता है? तद्भव होता है। अब देखिए तत्सम का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसको कहते हैं तद्भव। देखिए प्राचीन काल में जो है, प्राचीन काल में हम लोग का जो प्राचीनतम भाषा है वह है संस्कृत, और शुद्धतम भाषा भी संस्कृत को सबसे शुद्ध माना गया है। लेकिन वही बिगड़ा हुआ रूप जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं हिंदी, तो तत्सम का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसी को कहते हैं हम लोग तद्भव। जैसे अग्नि के जगह पर हम कभी कभी, जैसे मान लीजिए अग्नि लिखा हुआ है,
तो अग्नि के जगह पर हम क्या, देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर अग्नि लिखा हुआ है तो अग्नि के बदले में हम बोल देते हैं आग, तो यह जो है तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप हो गया। तो तत्सम का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसको कहते हैं तद्भव, तो अग्नि के जगह पर लिख दिया आग, तो यह हो गया तद्भव। मेरे दोस्त यहाँ पर कभी कभी हम लोग रीडिंग लगाते रहते हैं, 8 की जगह पर बोल देते हैं एकदम स्टैंडर्ड भाषा में कि अष्ट, तो मेरे दोस्त यहाँ पर अष्ट जो है यहाँ पर तत्सम शब्द हो गया यहाँ पर। जब ये इसका हम बिगड़ा हुआ रूप को भी प्राप्त कर लेंगे, जैसे अष्ट का बिगड़ा हुआ रूप हो गया, यहाँ पर क्या हो गया अष्ट का बिगड़ा हुआ रूप, तो 8 हो गया। तो अष्ट का बिगड़ा हुआ रूप हो गया 8, यह भी एक प्रकार का कैसा शब्द है, तो तद्भव शब्द है। तो तत्सम का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है मेरे साथियों, मेरे दोस्त, तो वो उसको कहते क्या, तो तद्भव कहेंगे। अब देखिए उसके बाद मेरे दोस्त मैंने आपको क्या बताया कि देशज शब्द होता है और एक होता है विदेशज शब्द। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द होता है 4 प्रकार का, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को कहते हैं तत्सम, और तत्सम का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसको कहते हैं तद्भव। और देशज किसको कहेंगे मेरे दोस्त, जिन शब्दों का जन्म जो है देश में हुआ है या देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। जो हम लोग बोलते हैं अभी अपने देश में जिन शब्दों के बारे में बोलते हैं वही से शब्द को कहेंगे हम देशज। तो अब समझिए मेरे प्यारे साथियों देशज शब्द के बारे में कि आखिरकार देशज क्या होता है। ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पर परीक्षा में डेफिनेशन कभी भी नहीं पूछेगा, हम बार बार आपको बता रहे हैं। उदाहरण पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल आपको परीक्षा में पूछ दिया जाए, आप डायरेक्ट वहां पर टिक लगा करके आइएगा, यह आपको 100% गारंटी है, तो गारंटी है। ध्यान आप लोग जो है क्लास से इधर उधर मत भटकाइए, आपको सुन करके याद हो जाएगा, इतना जो है आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि सुन करके आपको याद हो जाएगा, अगर आप पूरा फोकस के साथ सुन रहे हैं तब भी। अब देखिए देशज क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को मेरे दोस्त कहेंगे देशज। जिन शब्दों का जन्म देश में हुआ है उसको कहेंगे देशज, न कि विदेशों में। तो देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहेंगे, तो देशज कहेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं लोटा बोल देते हैं, छीपा बोल देते हैं, छोलनी बोल देते हैं, ढकिया पटिया कुछ भी हो, सबको कहेंगे हम यहाँ पर देशज। क्योंकि हम लोग अपने ग्रामीण वासी, हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर मिथिलांचल के धरती से हम लोग जो है बिलोंग करते हैं, और मिथिलांचल के धरती में छीपा लोटा ये सब बोलना जो है आम बात है। छीपा लोटा हो गया, ढकिया हो गया, छोलनी हो गया, ये सब का सब जो है यहाँ पर देशज शब्द हो गया। मेरे दोस्त बड़ा ही शानदार गाना भी यहाँ पर निकला है कि धोती कुर्ता गमछा पगड़ी हमर देश के पहचान बा। यह भी जो है एक प्रकार का देशज शब्द है, क्योंकि धोती हो चाहे कुर्ता हो, गमछा हो चाहे पगड़ी हो, सब जो है हम देशवासी बड़ा ही फक्र से बोलते हैं कि धोती कुर्ता गमछा पगड़ी हमारे देश के पहचान बा, यानी सब का सब यहाँ पर है देशज शब्द। यह भी बात आपको समझ कर रखना है कि धोती हो, कुर्ता हो, गमछा हो, पगड़ी हो, छीपा हो, लोटा हो, छोलनी हो, सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर देशज शब्द। क्या हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। तो देशज शब्द के बारे में समझना है कि जिन शब्दों का जन्म, यानी कि देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को, देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को, देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को, पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। ये बात आपको समझ करके रखना है। थोड़ा बहुत यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल भी बता दे रहे हैं कि आखिरकार देशज होता क्या है। देखिए खिचड़ी हो गया यहाँ पर, इस पर ध्यान नहीं दीजिए कि आप कहाँ पर क्या लिख दिए, आपको समझना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि हम क्या बताए यहाँ पर, क्योंकि कभी भी परीक्षा में डेफिनेशन पूछता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए, इधर तो देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। जैसे धोती भी हो सकता है, धोती हो, कुर्ता हो, गमछा हो, पगड़ी हो, छीपा हो सकता है, लोटा हो सकता है, बोरिया बिस्तर कुछ भी ले लीजिए मेरे दोस्त, इत्यादि जगह नहीं है यहाँ पर, हम इतना ही लिख देते हैं। समझ लीजिए धोती कुर्ता गमछा पगड़ी सब कुछ हो सकता है, छीपा लोटा हंसुआ खुरपी सब कुछ जो है यहाँ पर देशज शब्द है। तो अब जो है यहाँ पर आपको कभी भी कहीं पर जगह दिख नहीं रहा होगा। विदेशज शब्द के बारे में हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए। उसके बाद आपको समझना है विदेशज। ध्यानपूर्वक समझिए यहाँ पर विदेशज क्या होता है, ये भी बड़ा ही शानदार टॉपिक है मेरे दोस्त। विदेशज किसको कहेंगे, विदेशज शब्द किसको कहेंगे, देखिए जिन शब्दों का जन्म जो है विदेशों में हुआ है लेकिन हम लोग
बोलचाल के भाषा में प्रयोग कर लेते हैं अपने देश में। वैसा शब्द जिनका जन्म तो विदेशों में हुआ है लेकिन बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं अपने देश में, वैसे शब्दों को हम कहेंगे यहाँ पर विदेशज शब्द। क्या कहेंगे? तो विदेशज शब्द कहेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जिनका जन्म, जिन शब्दों का जन्म, जिन शब्दों का जन्म, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ हो, विदेशों, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं। जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिए इधर, जैसे अभी के युग में आप एक अनपढ़ इंसान को भी एकदम फराटेदार अंग्रेजी बोलते हुए देखे होंगे। कोई भी जो है अस्पताल कहते हुए किसी को नहीं देखा होगा आप लोग। अस्पताल बहुत कम आपको जो है शब्द सुनने को मिलता होगा कि अस्पताल में हम फलाना आदमी को जो है यहाँ पर भर्ती करवा दी। आजकल जो है यहाँ पर चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा कम क्यों ना हो, अस्पताल तो नहीं है बोलता है। डॉक्टर को आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को चिकित्सक कहते हुए नहीं सुने होंगे। डॉक्टर को आप कभी भी किसी को चिकित्सक कहते हुए नहीं सुने होंगे। आज के युग में डॉक्टर को लोग डॉक्टर ही कहता है, जो एक विदेशज शब्द है, अंग्रेज के द्वारा जो है यहाँ पर छोड़ करके गया हुआ मतलब शब्द है यहाँ पर। तो डॉक्टर को कभी कोई भी आजकल के युग में चिकित्सक नहीं कहता है। मेरे दोस्त, किसी का बेटा जो है अगर इंजीनियर है तो उसको लोग जो है इंजीनियर कहता है। किसी को आप धोखा से भी नहीं सुने होंगे कि फलाना का बेटा जो है यहाँ पर अभियंता है। अभियंता के बारे में उसको जानकारी नहीं है कि अभियंता हम लोगों का हिंदी शब्द है, यानी देशज शब्द है। हम लोग अभियंता ना बोल करके हम लोग इंजीनियर बोलते हैं, चिकित्सक ना बोल करके हम लोग जो है वहां पर डॉक्टर बोलते हैं, अस्पताल ना बोल करके हम लोग हॉस्पिटल बोलते हैं। तो यह शब्द सब शब्द जो है यहाँ पर विदेशज शब्द है, विदेशियों के द्वारा जो है यहाँ पर छोड़ करके गया हुआ शब्द है, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में प्रयोग करते हैं। वैसा शब्द जिनका जन्म तो विदेशों में हुआ है लेकिन हम लोग बोलचाल के भाषा में प्रयोग करते हैं अपने देश में, वैसे शब्दों को कहेंगे मेरे प्यारे साथियों विदेशज शब्द। तो क्या क्या हो सकता है विदेशज शब्द? तो ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पर हॉस्पिटल हो सकता है विदेशज शब्द मेरे दोस्त, हॉस्पिटल हो सकता है। हॉस्पिटल के बाद समझ लीजिए यहाँ पर इंजीनियर भी एक प्रकार का विदेशज शब्द है। इंजीनियर भी एक प्रकार का विदेशज शब्द है। डॉक्टर भी एक प्रकार का विदेशज शब्द है। तो इत्यादि बहुत प्रकार का शब्द जो है यहाँ पर विदेशज शब्द हो सकता है, जिनका जन्म तो हुआ है विदेशों में लेकिन बोलचाल के भाषा में उसका प्रयोग करते हैं हम लोग अपने देश में। तो फाइनली आप लोग उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये तो आपको पता चल गया होगा, समझ में अभी आ चुका होगा। अब बात करते हैं मेरे दोस्त कि रचना के दृष्टि से, रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यानपूर्वक समझिए इधर, अब आपको समझना है कि रचना के दृष्टि से शब्द के प्रकार। रचना के दृष्टि से शब्द, रचना के दृष्टि से शब्द मेरे दोस्त तीन प्रकार के होते हैं, ये बात आपको समझ करके रखना है। तीन प्रकार के होते हैं। अब समझिए यहाँ पर कि रचना के दृष्टि से शब्द जो है यहाँ पर तीन प्रकार के होते हैं। अब क्या क्या होता है ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर रचना के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला शब्द जो होता है जिसको कहते हैं मेरे दोस्तों रूढ़ शब्द, रूढ़। दूसरा जो होता है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों जिसको कहते हैं यौगिक, और तीसरा जो होता है यहाँ पर जिसको कहते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा यहाँ पर होता है योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है और योग रूढ़ क्या होता है। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे यहाँ पर रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? देखिए इधर, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसको कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे हम कौन सा ऐसा शब्द है जिसका खंड करेंगे तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। अब ध्यानपूर्वक समझिए इधर, इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि जिन शब्दों के खंड करने पर, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर,
खंड किए जाने पर, खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले, कोई अर्थ न निकले, उसे रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ये बात आपको समझ करके रखना है। अब देखिए जैसे में क्या क्या हो सकता है, ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर रूढ़ शब्द किसको कहेंगे? देखिए जैसे मान लीजिए हम कान का खंड कर देंगे, जैसे एक हम शब्द लिख रहे हैं यहाँ पर कान, जब इसका हम खंडन करेंगे तो एगो आ गया का, एगो आ गया न, इसका कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तब इसको कहेंगे रूढ़ शब्द। दो वर्णों से मिलकर के कोई भी शब्द बनेगा मेरे प्यारे साथियों, तो वह जो है वहां पर रूढ़ शब्द हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर नमक लिख रहे हैं, जब इसका भी हम खंडन करेंगे यहाँ पर न जोर म जोर क, तो इसका भी जो है यहाँ पर कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तब इसको कैसा शब्द कहेंगे? तो रूढ़ शब्द। तो जिसका खंडन करने पर कोई अर्थ ना निकले उसको क्या कहना है? तो रूढ़ शब्द कहिएगा। कैसा शब्द? तो रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द आपको समझ में आ चुका होगा। अब ध्यानपूर्वक समझिए यहाँ पर यौगिक शब्द किसको कहते हैं। अब आपको समझना है यौगिक शब्द के बारे में। यौगिक आखिरकार होता क्या है? यौगिक शब्द ध्यानपूर्वक समझिए यहाँ पर यौगिक के बारे में। देखिए यौगिक शब्द किसको कहेंगे? जिन शब्दों के खंड करने पर जो है, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई सार्थक अर्थ निकल जाए, जिन शब्द का हम मान लीजिए कोई भी शब्द का हम खंडन करेंगे और दोनों का दोनों सार्थक अर्थ निकल जाए, तब उसको कहना है यौगिक, यानी कि यौगिक शब्द कहेंगे। यानी जिन शब्दों के खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ निकल जाए तब उसको कहना है क्या? तो यौगिक कहना है। यहां पर लिखेंगे जिन शब्दों के खंडन करने पर, जिन शब्दों को खंड करने पर, जिन शब्दों को खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसको क्या कहेंगे मेरे दोस्त? तो यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे में समझिए यहाँ पर जैसे क्या क्या हो सकता है, ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे क्या क्या हो सकता है देखिए इधर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम विद्या लिख दिए, यानी कि विद्यालय लिख दिए, और जब हम विद्यालय का खंडन करेंगे तो एक निकलेगा यहाँ पर विद्या और जोर में आएगा आलय। देखिए दोनों का सार्थक अर्थ यहाँ पर निकलता है। विद्या का अर्थ हम लोग भली भांति जानते हैं कि ज्ञान होता है, आलय का मतलब हम लोग भली भांति जानते हैं कि घर होता है। यानी विद्या का घर ही क्या कहलाता है? यानी कि ज्ञान का घर हम लोग भली भांति जानते हैं कि विद्यालय होता है। विद्या का अर्थ ज्ञान हो गया, आलय का मतलब हो गया घर, तो दोनों का सार्थक अर्थ यहाँ पर निकल गया, तो इसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? तो इसको कहेंगे यौगिक शब्द। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम हिमालय लिख दिए, हिमालय, जब हिमालय का यहाँ पर खंडन करेंगे तो एक निकलेगा यहाँ पर हिम और प्लस में आएगा यहाँ पर आलय, यानी हिम जोड़ आलय बराबर होता है हिमालय। हिम का अर्थ भली भांति हम लोग जानते हैं कि बर्फ होता है, और आलय का अर्थ भली भांति जानते हैं यानी घर होता है। यानी बर्फ का घर क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? हिमालय। तो दोनों का कहीं ना कहीं सार्थक अर्थ निकल गया, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? तो यौगिक शब्द कहेंगे। अब तीसरा आपको समझना है योगरूढ़ शब्द क्या होता है, ये बात समझिए। तीसरा क्या समझना है मेरे दोस्त? योगरूढ़ शब्द के बारे में आपको जो है तीसरा समझना है कि योगरूढ़ क्या होता है। तो अलग अगले हाथ आप समझ लीजिए योगरूढ़ शब्द के बारे में कि योगरूढ़ क्या होता है। ध्यानपूर्वक आपको समझना है योगरूढ़ के बारे में। देखिए इधर योगरूढ़ भी एक प्रकार का यौगिक शब्द होता है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में अगर योगरूढ़ नहीं दिया रहे तो आप यौगिक मार सकते हैं। तो योगरूढ़ भी एक प्रकार का ऐसा यौगिक शब्द होता है जो साधारण अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है। क्या करता है? साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है, वैसे शब्द को हम कहेंगे योगरूढ़ शब्द। जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए इधर, जैसे बिना पानी, बिना पानी हम लोग भली भांति जानते हैं कि एक प्रकार का यौगिक शब्द है, बिना जोड़ पानी यानी कि बिना पानी।
यौगिक शब्द तो है ये है, लेकिन बीना पानी कहते किसको है? तो माँ सरस्वती जी को हम लोग बहुत ही प्यार से बीना पानी कहते हैं। मेरे दोस्त हंस वाहिनी भी कहते हैं किसको? तो माँ सरस्वती जी को। यानी हंस को यहां पर क्या होता है, हंस वाहिनी किसको कहते हैं? तो जो साधारण अर्थ को छोड़ करके हंस वाहिनी हम लोग भली भांति जानते कि किसको कहते हैं? तो माँ सरस्वती जी को कहते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, यह भी एक प्रकार का योगरूढ़ शब्द हो गया। जिसे हम लोग कहते हैं दशानन। दशानन जब कहते हैं, दशानन किसको कहते हैं? तो रावण को कहते हैं। यह भी एक प्रकार का कैसा शब्द है? तो यहां पर यह भी एक प्रकार का योगरूढ़ शब्द है। 10 है आनंद जिसके, तो 10 आनंद किसका है? तो रावण का है। तो इसको भी क्या कहेंगे? तो हम यहां पर योगरूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे हम बोलते हैं नीलकंठ, तो नीलकंठ किसको कहते हैं? नीलाकंठ किसका है? तो मेरे दोस्त नीलाकंठ है यहाँ पर शंकर भगवान का, यानी कि भगवान महादेव का। तो यहाँ पर क्या हो गया? नीलकंठ भी एक प्रकार का योगरूढ़ शब्द हो गया। जो साधारण अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण कर ले उसको क्या कहेंगे? तो वहां पर योगरूढ़ शब्द कहेंगे। लिखो, यहां पर लिखना है, यहां पर वैसा यौगिक शब्द, वैसा यौगिक शब्द, वैसा यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर, साधारण अर्थ को छोड़कर, छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, विशेष अर्थ ग्रहण करे, करे। जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे उसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? तो उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पर योगरूढ़ कहेंगे। जैसे क्या क्या, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए। जैसे में क्या होता है? तो नीलकंठ हो सकता है, नीलकंठ हो सकता है। जटाधारी विष विष धारण करने वाला, कुछ भी आप कह सकते हैं। दशानन, जैसे दशानन कहिए, दशानन। हंस वाहिनी कह सकते हैं। इस सब का सब जो है यहाँ पर योगरूढ़ शब्द है, जो साधारण अर्थ को तो छोड़ देता है लेकिन कोई ना कोई विशेष अर्थ यहाँ पर ग्रहण कर लेता है, तब इसको क्या कहेंगे? तो योगरूढ़ कहेंगे। अब मेरे दोस्त लास्ट टॉपिक रह गया है रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार। तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको रूपांतरण के आधार पर शब्द जो है 2 प्रकार का होता है उसके बारे में बताते हैं। लास्ट अब समझना आपको, रूपांतरण के आधार पर शब्द जो है 2 प्रकार का होता है, ये बात आप समझिए। रूपांतर के दृष्टि से, रूपांतर के दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ये बात आपको समझ कर रखना है। 2 प्रकार के होते हैं। रूपांतर की दृष्टि से मेरे दोस्त शब्द होता है यहाँ पर 2 प्रकार के। अब क्या क्या होता है ये बात भी समझ लीजिए। पहला होता है यहाँ पर विकारी शब्द। पहला क्या होता है? विकारी शब्द होता है। और दूसरा होता है यहाँ पर मेरे दोस्त अविकारी शब्द। विकारी शब्द और दूसरा क्या होता है? तो अविकारी शब्द हो जाता है। तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर विकारी शब्द किसको कहेंगे? जिसका रूप जो है लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाए। अब लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है, कारक क्या होता है, पुरुष क्या होता है, हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए विकारी शब्द किसको कहेंगे? जिसका रूप जो है लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाए उसको कहेंगे विकारी शब्द। अब विकारी शब्द जो है वह 4 प्रकार का होता है और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार का होता है, जिसको हम भाषा का अंग पढ़ते हैं। यानी भाषांग के अंतर्गत हम लोग 8 प्रकार के, जब अंग्रेजी में 500 ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो वही 8 प्रकार जो है इसी विकारी शब्द और अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, संबोधन इत्यादि चीज कहते हैं। वह सब का शब्द जो है यहाँ पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है, जो हमको आगे पढ़ना है। विकारी शब्द मेरे दोस्त क्या क्या हो सकता है? तो जिसका रूप जो है लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाए। जिसका रूप जो है यहाँ पर लिखेंगे हम, जिसका रूप लिंग, वचन, कारक
और लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार, किसके अनुसार, पुरुष के अनुसार बदलता हो। क्या होता हो, तो बदलता हो। जिसका रूप जो है लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार बदलता हो उसको क्या कहेंगे, तो विकारी शब्द कहेंगे। जैसे में क्या क्या हो सकता है, ध्यानपूर्वक समझिए इधर। जैसे विकारी शब्द के अंतर्गत हम रखने का प्रयास करें तो विकारी शब्द में क्या क्या आ सकता है। पहला देखिए यहां पर विकारी शब्द में सबसे पहला आपको याद रखना है संज्ञा, उसके बाद आपको याद रखना है सर्वनाम, सब का शब्द विकारी शब्द है। विशेषण, ये भी एक प्रकार का विकारी शब्द है। और क्रिया जो है यह भी एक प्रकार का विकारी शब्द है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यह शब्द जो है 4 प्रकार का विकारी शब्द है। अब दूसरा समझिए, अविकारी शब्द किसको कहेंगे, जिसका रूप जो है लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार न बदले। यहां पर लिखेंगे जिसका रूप लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार, लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार न बदले, उसको कहेंगे मेरे दोस्त, क्या कहेंगे, तो अविकारी शब्द कहेंगे। और अविकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है ये भी समझिए लीजिए। अविकारी शब्द में यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सबसे पहले आएगा क्रिया विशेषण। क्या आएगा, तो क्रिया विशेषण आएगा, क्रिया विशेषण। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर, और क्रिया विशेषण के बाद आपको याद रखना है संबंध सूचक, उसके बाद याद रखना है आपको संबोधन, और लास्ट में आपको विषमयादि बोधक। लास्ट में आपको याद रखना है विषमयादि बोधक। तो इस प्रकार से हम विकारी शब्द और अविकारी शब्द को भी जान चुके हैं। तो फाइनली हम शब्द को भी पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। मेरे दोस्त, शब्द से बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए हम उतना डिटेल में आप लोगों को नहीं बताए, और जो प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है वो हम आपको पूरा डिटेल में बता भी दिए। तो चलिए आज की क्लास को जो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम संज्ञा के टॉपिक को लेकर के आएंगे और काफी बेहतरीन अंदाज में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ, जबरदस्त अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।